नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम आज AGTA मुख्य टॉपिक है मृदा परीक्षण, इसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये टॉपिक STA, TGT, PGT, LTGIC में भी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसके लिए आप ये जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एग्री रीडिंग, ठीक है। और क्विज़ देना है तो उसके लिए ये जाके सर्च करिए ऑल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम क्विज _ करके आप सर्च कीजिए, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे अब आपको AGTA से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मृदा परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसमें पोषक तत्व कितने हैं, क्या उनकी मात्रा है, इसके लिए क्या किया जाता है, मृदा परीक्षण किया जाता है। pH, EC इन सबको जानने के लिए क्या करते हैं, मृदा परीक्षण करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी या अधिकता है। कमी है तत्वों की या अधिकता है, और उसे सुधारा कैसे जाए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत है? 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनके बिना क्या होता है, पौधे का जीवन काल नहीं चल सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में मिट्टी में उत्पन्न दोष जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, लवणता, इनका क्या होता है, पता लगाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाना तथा उसके अनुसार विभिन्न फसलों के लिए खाद उर्वरकों की संतुलित मात्रा के लिए सिफारिश करना मतलब क्या देना है अगली फसल में, जो आप फसल बोने जा रहे हैं उसमें क्या कितना आपको उर्वरक देना है, कौन सा उर्वरक देना है, ये कैसे पता चलता है, मृदा परीक्षण से ही पता चलता है। किसी क्षेत्र में उर्वरकों के प्रयोग से होने वाली अतिरिक्त उपज का आकलन करना, तो क्या पता चलता है कि अतिरिक्त उपज हुई, उर्वरक डालने से कितनी अतिरिक्त उपज हुई, ये भी पता चलता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर मृदा उर्वरकता मानचित्र बनाना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को समय समय पर अध्ययन करना। आइए आगे बढ़ते हैं। मृदा परीक्षण में नमूना लेने का समय क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है। अगर मिट्टी की जांच करानी है तो फसल की बुआई से 1 माह पूर्व क्या कर लेनी चाहिए, आपको मृदा परीक्षण करा लेना चाहिए। सघन खेती वाले खेतों का परीक्षण हर साल कराना चाहिए। जहाँ पे 2 से 3 फसलें ली जा रही हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, हर साल करा लेना चाहिए। वैसे जिस खेत में वर्ष में 1 फसल लेते हैं वहाँ 2 या 3 वर्ष में एक बार मृदा का परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। यहाँ केवल 1 फसल ली जाती है वहाँ 2 या 3 वर्ष में एक बार क्या करा लेना चाहिए, मृदा का परीक्षण करा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिट्टी के नमूने लेने की विधि। क्या विधि है मिट्टी के नमूने लेने की, मिट्टी नमूना कैसे लेंगे, इसके बारे में दिया गया है। खेत को समान गुणों वाले भागों में बांटकर अलग अलग एकत्र करें। क्या करना है, खेत को जैसे दिया हुआ है कि समान भागों में क्या करना है, उसको गुणों के आधार पर उसको समान भागों में क्या कर लेना है, बांट लेना है। आधा हेक्टेयर खेत से 1 नमूना लेना चाहिए। जो आधा हेक्टेयर खेत में क्या होना चाहिए, 1 नमूना लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में 2 नमूने हो जाएंगे। इस प्रकार से जिस खेत का नमूना लेना हो उसके 15 से 20 स्थानों पर क्या कर देना चाहिए, निशान लगा देना चाहिए। तो 2 विधियां दी हुई हैं, रैंडम विधि दी हुई है, ग्रिड विधि दी हुई है। तो इस प्रकार से वहाँ पे निशान लगा लें, फिर वहाँ से जाके क्या कर लें, मिट्टी इकट्ठा कर लें। मिट्टी किस प्रकार इकट्ठा की जानी है वो आगे दिया हुआ है। जिस स्थान पर निशान लगा जिन स्थानों पर निशान लगाए हैं उन स्थानों की ऊपरी सतह से क्या हटा देना है, घास फूस कंकड़ पत्थर आदि हटा देनी है। क्या हटा देना है, घास फूस और कंकड़ पत्थरों को हटा देना है। मिट्टी नमूना फावड़े या खुरपी की सहायता से वी आकार का, क्या किस आकार का, वी आकार का ऐसे खेत में मिट्टी क्या है निकालनी है, खुरपे या फावड़े की मदद से। 15 सेंटीमीटर गहराई तक क्या करना है, गहराई कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। ये क्या करना है, इस मिट्टी को अलग कर देना है। इसकी दीवार के साथ पूरी गहराई तक मिट्टी की समान 2 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को काटकर निकाल लें। अब इसकी जो है 2 सेंटीमीटर ये दूरी जो है इसमें 2 सेंटीमीटर इसको खुरच कर क्या करना है, बाहर करना है और वहाँ पे उसको इकट्ठा कर लेना है। इस प्रकार खेत के बाकी 15 से 20 स्थानों से मिट्टी का नमूना लें। इन सभी नमूनों को साफ कपड़े या पॉलीथीन में
अच्छी तरह मिला लें। फिर से समझ लीजिए, वी आकार का क्या करना है आपको, खुरपी या फावड़े की मदद से गड्ढा बनाना है। कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। फिर इस मिट्टी को नहीं रखना है, इस मिट्टी को अलग कर देना है। फिर यहाँ से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर खुरचना है और उस मिट्टी को आपको अलग रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिट्टी से जो, क्योंकि 15 से 20 स्थानों से आप जब मिट्टी निकालेंगे तो वो बहुत सारी मिट्टी हो जाएगी, तो उसको उससे अपना सैंपल कैसे निकालना है उसकी ये विधि दी हुई है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, आपको इस तरीके से छायादार स्थान पे जाना है और वहाँ पे मिट्टी को पूरी एक पॉलीथीन पे क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। फिर उसको एक ढेर के रूप में बना देना है और उसके 4 भाग करना है, जैसे इसमें दिया हुआ ABCD क्या करने हैं, इस प्रकार से उसके 4 भाग करने हैं। फिर आमने सामने का कौन सा, A और D या C और B, मतलब आमने सामने के क्या करने हैं, अलग कर लेने हैं। फिर उनको आपस में क्या कर देना है, अच्छी तरीके से मिला देना है। फिर इसी प्रकार फिर ढेर जो मिलेगा उसको EFGH में क्या करना है, बांटना है और सामने वाले भाग फिर क्या कर लेने हैं, अलग कर लेने हैं। इसी प्रकार से फिर से आपको मिट्टी का एक ढेर प्राप्त हो जाएगा। उसको दोनों जो निकाले हैं E और H को, इनको क्या कर लेना है, मिला लेना है और एक ढेर प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको फिर वही प्रक्रिया आपको अपनानी है जो यहाँ से शुरू हुई, और ये प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक आपको क्या हो जाए, 500 ग्राम मिट्टी प्राप्त ना हो जाए। फिर उस मिट्टी को आपको भर लेना है एक पॉलीथीन में और उस पर कहाँ भेजना है, मिट्टी के नमूने के साथ भेजे जाने वाले सूचना पत्र की 3 प्रतियां तैयार कर लें। तो क्या करना है, जो सूचनाएं बनानी है उसकी 3 प्रतियां आपको तैयार करनी है। एक प्रति कहाँ रखनी है, थैले में रखनी है। दूसरी प्रति का मुंह में बांध देना है। एक प्रति क्या करेंगे, उस थैले के अंदर डालेंगे। एक उसके मुंह पे बांध देंगे और तीसरी प्रति किसान स्वयं अपने पास रख ले, क्योंकि पता चले कि जो आपने नमूना भेजा था कौन से खेत का नमूना भेजा था, जिसका आप बाद में मिलान कर पाएंगे। उस पर लिखा क्या होना चाहिए, किसान का नाम लिखा होना चाहिए, खेत का खसरा नंबर लिखा होना चाहिए और पूर्व में जो फसल बोई थी उसका भी नाम होना चाहिए, और उसमें जो उर्वरक डाले हैं, क्या उर्वरक कितनी मात्रा डालेंगे गई है वो भी अंकित होना चाहिए। प्रति व्यवहार का पता, मतलब आपका पता क्या है, किसान का पता क्या है, वो भी पड़ा होना चाहिए। पिछली बोई गई एवं आगामी प्रस्तावित फसल, मतलब पिछली जो फसल बोई गई है और अगली फसल क्या बोएंगे, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। खेत में अगर कोई समस्या है, जल भराव है, ऊसर है, बंजर है, तो उसकी भी जानकारी क्या कर देनी है, दे देनी है। खेत की थलाकृति कैसी है, मतलब ढालू है या कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, इसकी जानकारी क्या देनी है, उसमें देनी है। कहाँ पे है, तालाब के पास है, ये सब जानकारी क्या कर देनी है, दे देनी है। मृदा परीक्षण में किए जाने वाले मेन बिंदु क्या है, मतलब मुख्य बिंदु क्या है, क्या क्या आप उसमें जांचा जाता है। तो मुख्यतः पीएच जांचा जाता है। अगर 6 से 7.5 के बीच आता है तो मान लिया जाता है सामान्य है। 8 से अधिक, 8.5 से अधिक आता है तो क्या होती है, क्षारीयता की समस्या होगी। 6.5 से कम आता है तो अम्लीयता की समस्या होगी। विद्युत चालकता क्या है, 0 से 2 डेसी साइमन प्रति मीटर आती है तो सामान्य है, और इससे अधिक आती है तो लवणता की ओर बढ़ रही है मिट्टी। और तत्व के लिए क्या करते हैं, जैविक कार्बन 0.5 से कम है तो निम्न है, 0.5 से 0.75 है तो मध्यम है, और 0.75 से अधिक है तो क्या है, ये उच्च है। उपलब्ध फास्फोरस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में क्या है, 22 से कम है तो कम है, निम्न है, 22 से 50 है तो मध्यम है, और उच्च के लिए क्या है, 50 से अधिक है तो क्या है, वो उच्च है। उपलब्ध पोटास 120 से कम है तो निम्न में आएगी, 120 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो मध्यम में है, और 280 से अधिक है तो क्या है, उच्च है। उसमें उस खेत में क्या है, पोटास उच्च होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखी गई, फास्फोरस लिख दिया गया, पोटास लिख दिया गया, नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखा गया। तो नाइट्रोजन के लिए नोट आप पढ़िए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की संतुष्टि के लिए जैविक कार्बन की आधारभूत माना जाता है। तो क्या माना जाता है, जैविक कार्बन को क्या माना जाता है, आधारभूत माना जाता है, क्योंकि मिट्टी में जैविक कार्बन एवं सुलभ नाइट्रोजन एक निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैविक कार्बन की मात्रा ज्ञात होने पर भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो अगर जैविक कार्बन पता कर लिया गया है तो मिट्टी में,
तो क्या हो गया, अगर जैविक कार्बन पता कर लिया गया तो नाइट्रोजन भी सूत्र से क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर AGTA की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण क्या होंगे, आपको टॉपिक कराए जाएंगे। और अगर आपको AGTA की क्विज देनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो वीडियो के शुरू में बताया गया है। अगर अब आपको AGTA के लिए नोट्स चाहिए PDF में तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पे संपर्क करिए। बाकी चैनलों की जो लिंक है, जो चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एक ये चैनल की लिंक दी गई है, यहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। और बाकी ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पर भी जाके आप, यहाँ पे लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ इस नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। अभी क्विज चल रहा है, अगर आप इसको 31 मार्च तक लेते हैं तो क्या है, ये 99 का है। उसके 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, ये इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा, जो 200 रुपये तक हो सकता है। तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको केवल 99 रुपये में आपको AGTA का क्विज का ग्रुप मिल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।